नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 जून से हमारे जो एग्जाम्स हैं लगातार चलते आ रहे हैं। अब इसमें जिस पैटर्न पर आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो चाहे गद्य खंड से हो, पद्य खंड से हो या आपकी व्याकरण में छंद, अलंकार, लोकोक्ति या मुहावरे से क्वेश्चन हो, वैसे ही हम 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के हम टेस्ट की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप जाकर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको जो वीडियो है समय पर मिल सके और हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन हाई हो सके। इसलिए प्लीज जाकर पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला आपका क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी में हालदार साहब को क्या लगता था कि कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति कैसी थी? जो कैप्टन था कौन था? एक फेरी वाला था। इसका काम क्या था? सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी उस पर डेली ये नए नए चश्मे लगाया करता था। तो हालदार साहब को वह कैसा लगता था? हालदार साहब को वह लगता था एक सच्चा देशभक्त है जो अपनी गरीबी के बावजूद राष्ट्र का सम्मान करता है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो सभी को पता है जब इनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी तब इन्होंने नाचकर और गाकर अपने बेटे का जो मृत्यु हुई थी उसे मनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जब उन्होंने इकलौते बेटे की मृत्यु पर गीत गाए थे, कबीर के पद गाए थे, तब इनकी भक्ति का चरमोत्कर्ष देखा गया था। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मनु भंडारी एक कहानी यह भी में मनु के नाम के पीछे का क्या अर्थ है या मनु नाम उन्हें कहां से मिला था? तो मनु नाम दिया था, स्कूल का नाम था मनु नाम, जो उनकी प्राध्यापिका थी जिनका नाम क्या था? शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा, इसे भी नाम को ध्यान रखना आप। शीला अग्रवाल द्वारा दिया गया था जो उनकी बाद में पहचान बन गया। चौथा क्वेश्चन है आपका, लखनवी अंदाज में लेखक ने सामंती वर्ग पर क्या व्यंग्य किया? अब यदि आपसे पूछते हैं कि लखनवी अंदाज जो पाठ है उसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है हमारे यशपाल साहब। और सामंती वर्ग पर क्या व्यंग्य किया गया था कि जो सामंती वर्ग होता है वो बनावटी और दिखाने वाले स्वभाव पर यकीन रखता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सूरदास पाठ से, सूरदास के उद्धव गोपी संवाद में गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को क्या कहा? तो उद्धव के योग संदेश को क्या कहा था? कड़वी ककड़ी के समान बताया था। तो यहाँ पर राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने क्या किया? तो जब परशुराम जी को किसके ऊपर क्रोध आ गया था? लक्ष्मण जी के ऊपर। और क्या बोला था कि मैं फरसे से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो इनके क्रोध को शांत करने के लिए राम भगवान ने विनम्रता पूर्वक शीतल वचनों का प्रयोग किया था, मतलब अच्छे वचनों से जो परशुराम जी थे उन्हें मनाने का प्रयास किया। तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो कई बार हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। उत्साह कविता में बादल को क्रांति और चेतना का प्रतीक बताया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? बी है। आठवां क्वेश्चन है आपका, अट नहीं रही है में किस महीने की शोभा का वर्णन है? तो अट नहीं रही है जो कविता है इसमें फागुन माह का वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या है आपका? डी हो गया। 10वां क्वेश्चन है आपका, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो इसमें मुख्य संदेश ये दिया गया है कि जीवन को सामान्य रूप से मानना और उसे सार्वजनिक न करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मतलब लेखक मानते थे कि अपने जीवन को सार्वजनिक रूप से नहीं जीना चाहिए, उसे सामान्य रूप से ही जीना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, रस से संबंधित। रस से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, अलंकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बाद आपके छंद से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लोकोक्तियों से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, रस का कौन सा अंग स्थायी भाव को जागृत करता है? तो जो विभाव होता है वो हमारे अंदर जो स्थायी भाव विद्यमान होते हैं उन्हें जागृत करने का प्रयास कौन करता है? जागृत कौन करता है? आपका जो विभाव है वो जागृत करता है। तो राइट आंसर क्या है आपका? डी। विभाव क्या होता है? वह कारण या परिस्थिति है जो मन में सोए हुए स्थायी भावों को जागृत करती है। सभी को समझ में आ गया विभाव क्या होता है? अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो ये सभी अलंकार हम पढ़ चुके हैं। यदि हम शुरू से बात करें उपमा अलंकार की, तो उपमा में क्या होती है आपकी? हमेशा तुलना होती है। तुलना मतलब वहां पर कौन सा शब्द आपको दिखने को मिलेगा? के समान। मतलब जैसे यदि मैं चंद्रमा का उदाहरण लूं, सबसे सिंपल जो एग्जाम्पल है और अधिकतर बुक्स में आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आएगा मुख चंद्रमा के समान है, मतलब मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो वहां पर कौन सा अलंकार आएगा? उपमा अलंकार। अब दूसरा है कि यदि इसको बराबर मान लिया जाए, मतलब यदि मुख चंद्र है, क्या बोलेंगे? मुख चंद्र है, मतलब जो मुख है वो किसके बराबर हो गया? आपका चंद्रमा के बराबर हो गया।
तो यहाँ पर आपका आएगा हमेशा रूपक अलंकार। और जहां पर भी आपको कुछ शब्द मिल जाए, जैसे मनु मतलब मानने वाली बात आ जाए कि मानो मुख चंद्र है, मानो मुख यहाँ पर मानने वाली है, संभावना वाली बात हो रही है, तो वहां पर कौन सा अलंकार आ जाएगा आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर वो बोल रहा है उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जा रही है, मनु मानो शब्द आ जाएगा, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां का यथाविधि में कौन सा समास है? अब यहाँ पर समास की बात हो रही है और क्या शब्द दिया आपका? यथाविधि। तो जो यथा है, यथा क्या है आपका? अवयव है, तो यहाँ पर समास कौन सा होगा? अवयवी भाव समास होगा। जहां पर भी पहला शब्द आपका अवयव आ जाए, जैसे यथासंभव, यथासंभव में भी यथा जो है आपका अवयव है, तो यथासंभव भी क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा। इसके बाद अन्य समासों की बात कर ले, जैसे अधिकतर आपके इसमें द्वंद्व समास अभी पूछा जा रहा है, तो पहले हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष में क्या आती है? विभक्तियां आती है, जैसे वो हम पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। तो यहाँ पर जैसे राजा का पुत्र क्या आएगा आपका? राजपुत्र। राजपुत्र को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? राजा का पुत्र, का आपकी जो विभक्ति आ गई। इसके बाद वैद्यशाला मतलब वैद्य के लिए, शाला के लिए आ गया, के लिए भी क्या है आपकी? विभक्ति है। तो ये चीजें किसमें आएगी? जो भी कारक शब्द आएंगे वो सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद यदि हम द्वंद्व समास की बात करें, राइट आंसर तो आपका सी है ना। इसके बाद हम यदि द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में हमेशा डेश आती है और जो शब्द रहते हैं वो लगभग विपरीत रहते हैं। जैसे आपका शब्द आया माता पिता, माता और पिता। इसके बाद आएगा शब्द दिन रात, दिन का विलोम क्या होता है? रात, तो दिन और रात। इसके बाद यदि सामान्य सा आपका शब्द आ गया दाल रोटी, ठीक है, डैश लगा के लिखते हैं इसको हमेशा, दाल रोटी, तो दाल और रोटी। तो जहां पर भी डैश वाला शब्द है वहां सीधे सीधे आप लगा देना आपका द्वंद्व समास। इसके बाद यदि हम बात करेंगे द्विगु समास की, तो द्विगु समास जो आपका होता है वो होता है संख्यावाचक समास। कौन सा होता है? संख्यावाचक समास। संख्यावाचक में क्या होती है? संख्या आती है, जैसे पंचवटी। पंचवटी मतलब, माफ कीजिए इसको ऐसा लिखेंगे पंचवटी, तो पंचवटी का मतलब पंचानाम वटानाम समाहार, मतलब 5 वटों का समूह। संस्कृत में क्या बोलते हैं? पंचानाम वटानाम समाहार। तो यहाँ पर द्विगु समास हो गया आपका, क्योंकि संख्या आ गई। इसके बाद द्विगु के बाद एक और समास आता है आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा समास आता है? बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है? हमेशा तीसरे व्यक्ति की ओर इंडिकेशन होता है, तीसरे की ओर इंगित किया जाता है। अब तीसरे की ओर इंगित कैसे करते हैं? जैसे आपका आ गया गजानन, गजानन मतलब क्या होता है? गणपति जी होते हैं, लेकिन तीसरे की ओर, हाँ गजानन मतलब यदि गज से संबंध नहीं है, ये है गणपति जी से संबंध है, मतलब गणेश जी की बात हो रही है। दशानन मतलब 10 मुखों का समूह, तो यहाँ द्विगु समास नहीं आ गया, यहाँ तीसरे की ओर इंगित करके रावण को बता रहा है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? रावण की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अव्ययी भाव समास। और द्विगु में आएगा आपका, द्विगु में कैसे आएंगे? जहां पर भी संख्या वाली बात हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है आपका अंधे के हाथ में बटेर लगना। अंधे के हाथ में बटेर लगना मतलब बोलते ना हम, यार इसको तो बड़ी आसानी से ये चीज मिल गई, मतलब अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि मिलना। राइट आंसर क्या है इसका? बी। अगला क्वेश्चन है आपका संधि को यदि यहां से थोड़ा सा हटा दें तो जो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या बोलते हैं? जब दो वर्णों को मिलाया जाता है। जैसे दो वर्ण कौन कौन से ले लिया अपने? विद्याधन आलय, सबसे सामान्य शब्द ले लिया विद्याधन आलय, मतलब क्या हो गया आपका? विद्यालय। तो यहां पर आपका आ जो है वो गायब हो गया, तो विकार उत्पन्न हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे आप? संधि बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका दोहा छंद के प्रत्येक चरण के अंत में क्या आता है? तो दोहा छंद के जो प्रत्येक चरण में आता है लघु की मात्रा और गुरु की मात्रा। ये सभी ने पढ़ा होगा, ये होती है एक मात्रा और इसको क्या बोलते हैं? दो मात्रा। ये होती है एक मात्रा और ये कितनी मात्रा होती है आपकी? दो मात्राएं होती है। एक मात्रा में देखिए अ जो होता है वो एक मात्रा में गिनते हैं और बड़ा कितनी मात्रा में गिनते हैं? दो मात्रा में। तो इसको बोलते हैं आप लघु और इसको बोलते हैं गुरु। तो यहाँ पर दोहा छंद के प्रत्येक चरण में क्या आता है? लघु और गुरु आता है। ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दशानन में कौन सा समास है? तो अभी हमने पढ़ा दशानन मतलब तीसरे की ओर इंगित हो रहा है, तो तीसरे की ओर जब भी इंगित होगा तो वहां पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है 18वां आपका वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो देखते हैं वीर रस का क्या होगा। भय का क्या? भय किसका होगा स्थायी भाव? भय होगा भयानक का। भयानक रस का क्या है? भय। रति किसका होता है? सबने पढ़ा श्रृंगार रस का। इसके बाद बात आती है उत्साह, तो उत्साह किसका है? वीर रस का। वीर का हो गया उत्साह। विस्मय किसका है? अद्भुत का। ठीक है, अद्भुत का क्या हो जाएगा? विस्मय।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो हम बार बार पढ़ चुके हैं चौपाई छंद। सबसे पहले तो कैसा होता है? सममात्रिक छंद होता है, जिसमें समान मात्राएं होती है, सममात्रिक छंद होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो ट्रिक एक में बता के रखा हूं, चारों गीत हरि के। चारों गीत में हो गया आपका चौपाई, चौपाई में 16 मात्राएं, रोला में कितनी मात्राएं होगी? 24। गीत से हो गया आपका गीतिका, गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? 26। और हरि से हो गया हरि गीतिका, हरि गीतिका में होती है आपकी 28 मात्राएं। इसके बाद यदि हम अर्ध सममात्रिक छंद की बात करें, कौन से छंद की? अर्ध सममात्रिक छंद। तो अर्ध सम भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अर्ध सममात्रिक छंद जो है इसमें हो गया आपका दोहा, सोरठा, बरबय और उल्लाला, ये सभी जो है आपके अर्ध सममात्रिक छंद में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुंह की खाना मतलब बुरी तरह पराजित होना, ये यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्याधन आलय में कौन सी संधि है? तो जब भी दीर्घ संधि की बात की जाए, कौन सी संधि की? दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि में हमेशा क्या आएगा आपका? बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। जब भी आपको बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ देखने को मिलेगा, वहां पर हमेशा आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। इसके बाद यदि गुण स्वर संधि की बात करें, तो गुण में आपका क्या देखने को मिलेगा? ए, ओ, अर। अर मतलब जैसे महर्षि, तो महर्षि में क्या आएगा? अर वाला साउंड आ रहा है। जहां पर भी आ वाला, विद्यालय, विद्या मतलब बड़ा आ गया, तो वहां पर क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद यदि वृद्धि की बात करें, तो वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि में होगा बड़ा ए और बड़ा औ, ये होगा आपका वृद्धि स्वर संधि में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत के गीतों का प्रभाव क्या था? तो जब भी बाल गोविंद भगत गीत गाते थे, तो खेत में जो काम कर रहे लोग रहते थे वो क्या करते थे? गुनगुनाने लगते थे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी क्या संदेश देती है? तो नेताजी का कहानी भाई देशभक्ति का संदेश देती है। देशभक्ति में हर नागरिक अपना योगदान दे सकता है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनु भंडारी के पिता का व्यक्तित्व कैसा था? तो सभी को पता है कहानी, यदि हमने पढ़ी है तो। कैसा व्यक्तित्व के धनी थे ये थे क्रोधी थे, शक्की थे और आत्म केंद्रित व्यक्ति थे। तो बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लखनवी अंदाज में नवाब साहब का खीरा काटने का ढंग क्या दर्शाता है? भाई ये तो नवाब ठहरे, नवाब क्या कर रहे थे? खीरा काट रहे थे और ट्रेन से बाहर फेंक रहे थे। उसकी खुशबू ले रहे थे, नाक तक ले जा रहे थे और बाहर फेंक दे रहे थे, जिससे उनका पेट भरा गया। तो ये सामंती कुंठा का प्रतीक है, मतलब बनावटीपन का प्रतीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26वां, सूरदास के भ्रमर गीत में कृष्ण ने उद्धव को कहां भेजा था? तो कृष्ण भगवान जो थे उन्होंने उद्धव को वृंदावन भेजा था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, परशुराम ने लक्ष्मण को क्या चेतावनी दी थी? अभी ऊपर हमने बात करी थी कि राम भगवान ने अपने कैसे नम्र होकर परशुराम जी से बात करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण जी को चेतावनी दी थी कि अपने फरसे से मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, निराला की उत्साह कविता में बादल से क्या आग्रह किया गया है? बादल से आग्रह क्या किया गया है? बरसकर धरती को शीतल करने का, गर्जना करने का, चुपचाप निकल जाने का, या फूलों को सींचने का। तो यहाँ पर क्रांति की बात हो रही है, तो राइट आंसर आपका बी हो गया। क्रांति लाने का और समाज में हो रही कुरीतियों को मिटाने की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है 29वां, अट नहीं रही है में फागुन के महीने का कौन सा भाव है? तो फागुन के महीने में कैसा? सौंदर्य और उल्लास का भाव है, मतलब प्रकृति कैसी हो जाती है? सुंदर हो जाती है और सभी के मन प्रसन्न हो जाते हैं। फागुन में क्या आती है? होली आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 30वां क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान में कवि ने बच्चे की मुस्कान को क्या कहा है? कवि ने बच्चे की मुस्कान को मधुर और जीवन देने वाली कहा है। जब कोई छोटा बच्चा हंसता है तो कितना प्यारा लगता है, तो मधुर और जीवन देने वाली मुस्कान कवि ने बताया है। अगला क्वेश्चन है आपका 31वां, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद। निर्वेद किसका हो गया? शांत का निर्वेद, सभी पढ़ते हैं। शोक किसका हो गया? करुण का। करुण का हो गया शोक। क्रोध किसका हो गया? रौद्र का क्रोध। और प्रेम किसका हो गया आपका? श्रृंगार का। श्रृंगार का क्या होता है? रति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल की बात हो रही है, मतलब कमल के चरण कैसे? कमल है, मतलब चरण ही कमल है। यहाँ पर चरण को ही कमल बता दिया गया है।
जब ऐसा होगा तो कौन सा अलंकार होगा आपका? रूपक अलंकार, अभी हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह, 5 वटों की बात हो रही है, मतलब द्विगु, जहां पर भी संख्यावाचक की बात होगी द्विगु समास आएगा। तीसरे की ओर इंगित होगा, दशानन आएगा, गजानन आएगा, वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। जहां पर भी आगे अवयव आ गया, मतलब प्रतिदिन आ गया, यथासंभव आ गया, वहां पर जैसे आगे जो भी शब्द अवयव होंगे वहां पर आपका अवयवी भाव समास होगा। और यदि कारक से संबंधित चीज आ गई तो वहां पर तत्पुरुष समास होगा। सीधा सीधा है, आपके सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे और आपको सही करके आना है। अगला क्वेश्चन है आपका, गागर में सागर भरना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? गागर में सागर भरने का अर्थ होता है कि कम शब्दों में ही बहुत ज्यादा बात कह देना। तो बी आपका राइट आंसर हो गया, थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? तो व्यंजन संधि का देखिए, यहाँ विद्यार्थी आ गया, बड़ा आ गया मतलब दीर्घ संधि, सूर्योदय आ गया, ए ओवर मतलब गुण संधि, स्वागत मतलब आपकी व के साथ आधा, व या य, इन दोनों के साथ यदि जहां पर भी आपको आधा कोई भी शब्द देखने को मिल जाए वहां पर कौन सी संधि होगी आपकी? यण संधि होगी, यण स्वर संधि। इसके बाद राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जगत धन ईश, और तभी के साथ हलंत के साथ आता है, जगत धन ईश में क्या हो गया? व्यंजन संधि। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा किस प्रकार का छंद है? तो अभी हमने बात करी कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलकंठ में कौन सा समास है? अब नीलकंठ की बात हो रही है, नीलकंठ मतलब भगवान शिव, तो तीसरे की ओर इंडिकेशन हो रहा है, जहां पर भी तीसरे की ओर इंडिकेशन होता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? अभी हमने पढ़ा, करुण का क्या है? शोक, हंसी का क्या है? हास, भय मतलब भयानक का भय, और वीर का है उत्साह। तो राइट आंसर क्या है? करुण का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, यमक अलंकार का सही उदाहरण क्या है? अब यमक अलंकार का मतलब क्या होता है? जहां पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और उसके हर बार अर्थ अलग अलग हो। तो यहाँ पर कनक कनक की 2 बार आवृत्ति हो रही है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, जो खाए बुराय नर, और जो पाए बुराय, मतलब जो खा लेता है, कनक मतलब धतूरा की बात हो रही है, और एक कनक मतलब सोने की बात हो रही है। तो जो सोने को पा लेता है वो भी बुरा जाता है, और जो धतूरे को खा लेता है वो भी बुरा जाता है। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, और दोनों में अर्थ में, एक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अब जब भी हाथ मलना वाली बात आ जाती है मतलब यार व्यक्ति पछता रहा है, हाथ मलने की बात हो रही मतलब व्यक्ति पछता रहा है। तो राइट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, स्वयं प्रकाश की कहानी का मुख्य तत्व क्या है? तो स्वयं प्रकाश की कहानी कौन सी है? आपको याद होना चाहिए, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा। तो वहां पर क्या बता रहे हैं नेताजी के चश्मे में? नेताजी का चश्मा में बता रहे हैं आपका मध्यम वर्गीय यथार्थ के बारे में बता रहे हैं। तो बात हो रही है एक ही, मध्यम वर्गीय यथार्थ, जीवन के संघर्षों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार बाल गोविंद भगत क्या थे? तो कहानी से हमें पता है कि ये गृहस्थ साधु थे, तो सी आपका राइट आंसर हो गया। घर में रहते थे और साधना करते थे, गाने वगैरह गाते थे, गीत गाते थे भगवान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा है? ये तंग देकर कहा है, मतलब व्यंग्य के रूप में गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा है कि आप कृष्ण के पास रहते हुए भी आप में प्रेम की कोई भावना नहीं है, आप प्रेम से कोसों दूर, ऐसा कटाक्ष करा है किसके ऊपर? उद्धव के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, यशपाल ने लखनवी अंदाज में किसका विरोध किया है? मतलब लखनवी अंदाज जो आपका व्यंग्यात्मक निबंध था, इसके लेखक कौन थे? यशपाल साहब। तो इन्होंने जो दिखावे की संस्कृति होती है उसका पूरे चैप्टर में विरोध किया, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी के अनुसार कॉलेज के वातावरण का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे ही वो कॉलेज जाना चालू हुई वहां पर उनको कौन मिली थी? उनकी जो शीला अग्रवाल अध्यापिका थी वो मिल गई थी, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे आंदोलनकारी बन गई। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? सभी को पता है रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। और कौन सी भाषा में लिखी थी? ये आपकी अवधी में लिखी थी। तो राइट आंसर आपका क्या है? सी अवधी। अगला क्वेश्चन है 47, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अट नहीं रही है कविता में फागुन के प्रति क्या भाव है? तो फागुन कैसा रहता है? उल्लास और प्रशंसा से भरा हुआ, सभी लोग होली खेलते हैं, मस्त झूमते गाते हैं। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उल्लास और प्रशंसा।
अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत का क्या होता है? तो अद्भुत का क्या होता है? विस्मय, मतलब ये यहाँ पर राइट आंसर हो गया। भय भयानक का, क्रोध रौद्र का और निर्वेद शांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, श्लेष अलंकार का क्या अर्थ होता है? तो श्लेष का अर्थ हमको पता है, जैसे अलंकार में हमने पढ़ा था कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 50, द्वंद्व समास का सही उदाहरण क्या है? तो पंचवटी किसका है? सभी को तोड़ते हैं हम। पंचवटी किसका? आपका द्विगु समास का, द्विगु समास का उदाहरण है। इसके बाद राजपुत्र किसका है? तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष में क्या आता है? राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। आपकी विभक्ति आ गई या कारक शब्द आ गए, यथाशक्ति। अब यथा आ गया, यथा क्या होता है? आपका अवयव होता है, तो ये कौन सा समास हो गया? अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास। इसके बाद दिन रात, तो दिन और रात देश वाला शब्द है, जहां पर भी देश वाला शब्द आ जाएगा वो कौन सा होगा? आपका द्वंद्व समास। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे, फटाफट से लगा लेना। एग्जाम आपकी चल रही होगी, बहुत से लोगों की एग्जाम हो भी चुकी होगी, कितने कितने मार्क्स का करके आए हैं। यदि जिन लोगों के एग्जाम हो गए वो फिर भी वीडियो देख रहे हैं, वैसा तो हो नहीं सकता ऐसा कि एग्जाम होने के बाद कोई वीडियो देखे, पर जिन लोगों के एग्जाम हो गए यदि वो वीडियो देख रहे हैं तो कितने कितने नंबर आए एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि जो बच्चे अभी एग्जाम देने जा रहे हैं उनका मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ सके। और यदि कोई सजेशन, यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं आने वाले बच्चों के लिए जो अभी एग्जाम देने जाएंगे, तो अपना सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके बाद बात करें यदि हम पीडीएफ की, तो कमेंट सेक्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। जो भी बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको आसानी से वहां पर पीडीएफ डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल सके। आप जाकर सीधे डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका समय कम लगेगा और कम समय में भी आप ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।